हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी केम पर। पिछली क्लास के अंदर हमने एसिड बेस और साल्ट का इंट्रोडक्शन लिया था। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साथ में एसिड के जो दो टाइप पढ़े थे हमने, नेचुरल एसिड्स कौन से होते हैं, मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, और साथ में हमने इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिया था। आज इस चैप्टर की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, वो हम कवर करेंगे। तो मेरी ये गारंटी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस ऑफ एसिड से रिलेटेड, जो अब तक आपको बहुत ज्यादा आपके सामने आती थी। तो इसके लिए जरूरी है आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए, यहां पर हमें पढ़ना है कि डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स। पहले छोटी सी बात है, डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी एसिड को वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, वो अपने आयंस में टूटता है, आयंस में उसका डिसोसिएशन होता है। तो एग्जांपल हमने लिया था लास्ट क्लास के अंदर। क्या एग्जांपल लिया था? मान के चलिए HCl को हमें वाटर के अंदर हमने इसे मिक्स किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। H2SO4 को अगर हम मिक्स करेंगे तो ये आपका वाटर के अंदर मिक्स करने पर 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव ब्रेक डाउन हो जाएगा इनका। सेम यही चीज अगर हमने पिछली क्लास के अंदर दो टाइप पढ़े थे एसिड्स के, नेचुरल और मिनरल। तो अगर मैं एक एक एग्जांपल दोनों का लिखूं, CH3COH एसिटिक एसिड जो कि पाया जाता है आपका विनेगर के अंदर, और दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा है HCl का, दोनों का मैं करा रहा हूं डिसोसिएशन। तो इसका डिसोसिएशन कराने पर हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल रहा है, और इसका डिसोसिएशन कराने पर हमें क्या मिलेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये हमें डिसोसिएशन करने के बाद में मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि इस केस में जो हमारा एसिड था वो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट गया। तो जब कोई भी एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस, द एसिड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम इस सिचुएशन में देखते हैं तो यहां पर H पॉजिटिव तो हमें पूरा मिला है, लेकिन उसका जो अदर पार्ट था CH3CO नेगेटिव, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। इसके अंदर अभी आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है एंड ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी तो दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, इसलिए इस सिचुएशन में ये हमारा जो एसिड होगा इट इज वीक एसिड। तो इस हिसाब से डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग हम एसिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जब जिस सिचुएशन में वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर एसिड आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में, उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, देन द एसिड मस्ट बी वीक एसिड। चलिए, ये छोटी सी एक बात थी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी आपको एसिड की कौन कौन सी पढ़नी है आपको? सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़नी है। दूसरे केस में आपको रिएक्शन पढ़नी है कार्बोनेट्स के साथ। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करा के चल रहा हूं। रिएक्शन मेटल्स के साथ, कार्बोनेट्स के साथ। थर्ड वन इज बाइकार्बोनेट्स एंड फोर्थ वन इज रिएक्शन विद बेस। ये चार मेन रिएक्शन ऐसी हैं
जो हमें सबसे ज्यादा कवर करनी है, जहां से सबसे ज्यादा मतलब इस चैप्टर का अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कैलकुलेट करें तो वहां पर इसकी वेटेज सबसे ज्यादा होगी। तो चलिए एक एक करके इन चारों रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पर जितने भी एसिड हैं हमारे वो साल्ट फॉर्म करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है कि किसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएं तो हमारे साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पर एसिड, साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अगर हम जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। किसी भी मेटल के साथ में आप इसकी एसिड की रिएक्शन कराइए, वो उस सिचुएशन में उसका साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। याद रखिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको एक छोटी सी बात बताई गई थी, रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप उस वीडियो को देख के नहीं आए हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज को देखें पहले, और तब वहां से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इस सिचुएशन में अगर यहां पर हमने मेटल कॉपर यूज किया तो यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है। यहां पर आप एक तरह से देख सकते हैं, कंफर्म हो जाएगा आपको कि यहां पर कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन को कभी भी कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखे जा करके, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई। मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पर जितने भी हमारे एसिड्स हैं वो सभी ज्यादातर हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा? बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन बनता है कि हम कैसे मान लें कि जो गैस यहां से निकल रही है, हमने क्या कहा, मेटल प्लस एसिड, यहां से हमारा साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। हम कैसे मान लें कि ये जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी? तो इसका एक छोटा सा टेस्ट होता है, पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट के मदद से आप इस गैस की भी पहचान कर सकते हैं। अगर आप एक जलती हुई मोमबत्ती, जब आप इस रिएक्शन को करा रहे हैं तब आप एक जलती हुई मोमबत्ती इन रिएक्टेंट्स के पास में लेके आएंगे तो वो मोमबत्ती पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है। और अगर पॉप साउंड आती है या वो मोमबत्ती बुझ जाती है तो हम ये कहेंगे कि वो जो गैस थी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी वहां से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही आसान सा ये टेस्ट है जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो गैस हमारी निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस थी। चलिए दूसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। दूसरी हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट क्या होते हैं हमारे? कार्बोनेट होते हैं CO3 ग्रुप। जब भी कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करने पर हमारे जितने भी एसिड्स हैं वो सभी क्या फॉर्म करते हैं? ये हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट प्लस हमने एक एसिड यूज किया है, वहां से हमारा क्या फॉर्म होगा? वहां से हमारा साल्ट फॉर्म होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2। हर सिचुएशन में आपको यही केस देखने को मिलेगा। एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया है एग्जांपल CaCO3 प्लस H2SO4। जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो रिएक्शन करवाने पर ये फॉर्म होता है CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2। आप देखेंगे रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस्ड होगी है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? मेटल कार्बोनेट था, मेटल कार्बोनेट है, एसिड, एसिड आ गया, साल्ट फॉर्म हुआ है, ये रहा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सारी सिचुएशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। जो ये हमारी दूसरी रिएक्शन थी। तीसरी रिएक्शन जो है वो भी सेम यही है। बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराने पर, बाइकार्बोनेट्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, दोनों का मतलब एक ही होता है, बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इनके साथ रिएक्शन कराने पर भी सेम वही सिचुएशन क्रिएट होती है। मान के चलिए हमने बाइकार्बोनेट यहां पर लिया है, प्लस में एसिड के साथ हम रिएक्शन करा रहे थे।
हमारा साल्ट फॉर्म होगा प्लस CO2 प्लस H2O, सेम वही सिचुएशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NaHCO3 प्लस HNO3 के साथ हमने रिएक्शन कराई है, यहां पर ये फॉर्म होगा Na2NO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो जब भी हम रिएक्शन कराएं कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट की, तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो यही फॉर्म होगा। अब फिर वही बात आती है कि हम कैसे माने, हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये जो गैस निकल रही है यहां से, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इसके लिए भी एक टेस्ट है जिसे बोला जाता है सोडा लाइम टेस्ट। लाइम टेस्ट, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक व्यू है। क्या है कि जब भी लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो वो चेंज हो जाता है मिल्की कलर के सब्सटेंस में, मिल्की कलर के कंपाउंड में चेंज हो जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देखिए होता क्या है, लाइम वाटर है CaOH ट्वाइस प्लस CO2 इसके अंदर मिक्स किया गया, ये चेंज हो जाता है CaCO3 प्लस H2O के अंदर। यहां से देखिए कितने क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। यहां से क्वेश्चन फॉर्म होता है व्हेन अ गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट्स कलर चेंजेस टू मिल्की। इसका जो कलर हो जाता है वो दूधिया कलर का हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है इसका। वो जो गैस हमने पास कराई थी वो कौन सी थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसी विलियन के अंदर से, किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास कराया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है ये, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास कराया गया और उसका जो कलर हो गया वो मिल्की हो गया, तो सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन था हमारा लाइम वाटर। और हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट्स कलर चेंजेस टू मिल्की, व्हाट्स द कंपाउंड फॉर्म्ड। तो वहां पर कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड फॉर्म होता है। यह सिचुएशन कब तक है, जब तक एक लिमिटेड सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पास कराई जा रही है। लेकिन अगर यहां पर लिमिटेड सप्लाई से ज्यादा, मतलब एक्सेस, अधिकता अगर कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, अगर अधिकता में कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर पास करा दी गई, तो इसका रंग जो होगा धीरे धीरे वो मिल्की जो कलर होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा इसका जो दूधिया कलर होगा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे ये चेंज हो जाएगा आपका ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी के अंदर सॉल्युबल रहता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल रहता है, जिसकी वजह से उसका जो दूधिया कलर है, उसका जो मिल्की कलर है वो खत्म हो जाता है। तो ये थी हमारी तीसरी रिएक्शन। चौथी रिएक्शन की अगर हम बात करें, फोर्थ रिएक्शन है हमारी बेस के साथ। आपने बहुत ही अच्छी फेमस रिएक्शन एक सुन रखी होगी जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन अक्सर आपको अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है जब आप एसिडिटी से सफर कर रहे होते हैं, एसिडिटी आपको परेशान कर रही होती है। एसिडिटी जब आपको होती है तब उस केस में आपको सलाह दी जाती है आप कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करें जो एसिड को कंट्रोल कर सके। तो वास्तव में हम क्या कर रहे होते हैं, अगर किसी एसिड को किसी चीज से कम किया जा सकता है तो वो बेस से। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं साल्ट और वाटर। ये साल्ट और ये वाटर, ये फॉर्म होने का मतलब ये है कि ना तो अब एसिडिक नेचर है ना ही बेसिक नेचर है, दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुका है। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा उस सिचुएशन में आपके साल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं आपके पेट के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जब उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है उस सिचुएशन में आपको ऐसा सब्सटेंस यूज करने की सलाह दी जाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या फिर आपका इनो वगैरह जो फिलहाल की डेट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि NaOH हमने यूज किया है तो यहां से हमारा NaCl साथ में वाटर,
ये फॉर्म हो जाता है। तो जब भी एसिड की अमाउंट बढ़ रही होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बेस यूज किया जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी क्या होती है, व्हेन एसिड इज ट्रीटेड विद अ बेस इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर, द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो साल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं। इस तरह से इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स की वो खत्म होती हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आज की क्लास से तो आप अपनी प्रॉब्लम, आपका जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।